हे गाइस, सीबीएसई प्रश्न के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, इससे पहले हम लोगों ने जितना भी मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ा था, तो अब उसका एप्लीकेशन पार्ट आ चुका है। वैसे तो इसके बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग वगैरह में होता है, कंप्यूटर में होता है और कई कठिन से कठिन इक्वेशन सॉल्व करने में होता है। पर हमारे सिलेबस में सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करना है अभी फ़िलहाल। आगे चल के आप हायर ग्रेजुएशन या हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे तो उसमें आपको और एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में हम लोगों को क्या पढ़ना है, कुछ इक्वेशंस दी होंगी, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, उनके बारे में कि उनका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, ये सब हमको पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी हैं तो वो किस तरह के होते हैं, उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला पार्ट क्या है, वो कंसिस्टेंट होंगी, कंसिस्टेंट सिस्टम। अब कंसिस्टेंट सिस्टम का क्या मतलब होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आपका जो सिस्टम है उसकी जो सॉल्यूशंस आने वाले हैं वो एक या उससे ज़्यादा आने वाले हैं। और बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि उसके सॉल्यूशन जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अब वो चाहे एक हो, दो हो, हज़ार हो और इनफाइनाइट हो, एग्जिस्ट सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी इक्वेशन ली, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू वन, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू टू। इन दोनों को अगर आप इसके सोल्यूशन निकालेंगे तो आपको कुछ यूनिक वैल्यू या फिर कुछ वैल्यूज तो आपको मिलेंगी ही, है ना। तो इनको कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। अब इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है जिनके कोई सोल्यूशन ना हो, यानी नो सॉल्यूशंस। फिर से रिपीट करता हूं, कंसिस्टेंट सिस्टम में दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन और एक होता है अपना इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इन दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे और नो सॉल्यूशंस के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो आई गेस आप लोग इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं इक्वेशन को सॉल्व करना और नहीं सॉल्व करना, तो आपको पता होगा कि यूनिक सोल्यूशन जो होता है उसका मतलब ही होता है कि उसका सिर्फ एक सोल्यूशन होगा। यानी कि अगर आपके पास कुछ सिस्टम ऑफ लाइंस हैं, जैसे कि मान लीजिए 3 लाइन है ना, तो वो सब एक ही पॉइंट पे मीट करेंगी, उसके अलावा कहीं भी मीट नहीं करने वाली। ठीक है। इसका मतलब ये होता है यूनिक सोल्यूशन। अब अगर बात करें इनफाइनाइट सोल्यूशन की, तो यानी कि इसका मतलब होता है कि वो जो लाइन है, जो सिस्टम ऑफ लाइंस है आपकी, वो ओवरलैप कर जाएंगी या आपका क्या कह सकते हैं उसको, पैरेलल होंगी, है ना। तो उसके काफ़ी पैरेलल में तो देखो नो सोल्यूशन आ जाएगा, लेकिन अगर ओवरलैप या उसके ऊपर वो लाइन रहेगी दूसरी वाली, तो आपका ये हो जाएगा इनफाइनाइट सोल्यूशन, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे आपको एक सोल्यूशन मिल रहा हो। कहीं भी आप पॉइंट पेन रखोगे तो आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। अब आपका आता है कौन सा सोल्यूशन, आपका आता है नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन क्या होता है मैं आपको समझाता हूं पेन के मदद से। ठीक है। तो जैसे कि ये दो पेन है ना, सॉरी कैमरा थोड़ा हिल गया। तो ये जैसे ये दो पेन है, अब ये अगर हम लोग देखेंगे, आप अगर 3D, अगर 3 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल वाले अगर लाइंस होती हैं वो इसी तरह रिप्रेजेंट होती हैं, मतलब 3D स्पेस में रिप्रेजेंट होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये लोग अगर पैरेलल हो तो ये मीट ही करें, है ना। ये ऐसे, अब आपको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ऐसे भी जा सकती हैं टेढ़ी मेढ़ी होके, है ना। कभी आगे जाके ये मीट नहीं करेंगे तो ये नो सोल्यूशन में आ जाता है। या फिर ये दोनों पैरेलल भी हो सकती हैं, है ना, तो भी ये नो सोल्यूशन में आ जाता है। तो ये हो गया नो सोल्यूशन, या तो पैरेलल होंगी, या तो पैरेलल अगर नहीं भी होंगी तो 3D में वो एक दूसरे से कभी मीट नहीं करेंगी, है ना। इस तरह की लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, नो सोल्यूशन। ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल या 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल को सॉल्व करना, जो कि हमको पहले से आता है, पर इस बार हम लोग उसको नए तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, हम लोग मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का यूज़ करके उसको सॉल्व करेंगे।
इसके लिए आपको मैं बता दूं, पहले ही आपको माइनर कोफैक्टर और जो एडजॉइंट और इनवर्स पढ़ाया था वो एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर नहीं किया है तो इससे पहले इस वीडियो को पॉज करके आप पिछली जो वीडियोस हैं उनको देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो पे आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक हम लोग दो इक्वेशंस और दो वेरिएबल वाला एक कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं। a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, है ना। a2x प्लस b2y और c2, ये आपके क्या हो गए, दो इक्वेशंस और दो वेरिएबल, है ना। इसको तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो बिना मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के यूज़ करके, लेकिन अगर आपको एग्जाम में बोला जाता है कि इनका यूज़ करके आपको इसके सोल्यूशन निकालने हैं तो आपको वो करना पड़ेगा। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। तो जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो आपको क्या करना है कि जो कांस्टेंट है उनको एज इट इज लिख लो। जैसे x का यहाँ पे कांस्टेंट ऐसे है और ऐसे लिखा है, ठीक है, a1 a2, y का क्या है b1 b2, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि मैंने इसको एज इट इज उतार लिया, इसको एज इट इज उतार लिया, इसको एज इट इज, उसको भी एज इट इज, और हम लोग इसको ऐसे एक मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग नेम कर देते हैं एक बार a, ठीक है। अब इसके बाद इसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे x और y, ठीक है, ऐसे करके इसको लिखना है। तो इसको हम लोग x और y, तो इसको हम लोग क्या नेम कर सकते हैं, एक बड़ा सा x, ठीक है। उसके बाद c1 और c2 इनको भी एज इट इज जैसे x और y लिखा था वैसे ऐसे लिखना है, और इनको नेम कर देते हैं हम लोग b। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आगे अब तीन इक्वेशन और तीन वेरिएबल वालों को कैसे लिखते हैं मैं आपको एक बार दिखा दूं, उसके बाद मैं आपको इनको सॉल्व कैसे करना है वो दिखा दूंगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने लिखा, ये तीन इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं, कोई जनरल इक्वेशन है। अब इसके बाद इनको कैसे रिप्रेजेंट करना है मैंने आपको बताया था। जो एक्स एक्स वाले हैं वो सारे इधर लिख लेंगे, जो वाई वाले हैं उनको ऐसे लिख लेंगे, जो जेड वाले हैं उनको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इनको क्या नेम करेंगे, ए। इसके बाद हम लोग का जो एक्स है वो क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही, एक्स वाई और जेड, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का बी कैसा होगा, बिल्कुल सही, D1 D2 और D3, ठीक है। अब इनको ऐसा क्यों लिखा है वो मैं आपको बता देता हूं। अब अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन को देखें, मतलब नीचे जो हम लोगों ने लिखा है उसको देखें, तो ये कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, ये कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 multiplied by x y z which is equals to D1 D2 D3, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया लेकिन आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको लिखे हुए हैं, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ax इज इक्वल्स टू बी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो अब मैं एक काम करता हूं, ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं, किस तरफ को, लेफ्ट मोस्ट साइड को, ठीक है। तो ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, आपको याद है ना कि जहां पे इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरफ इस तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर पे अगर हम लोगों ने लेफ्ट मोस्ट साइड पे हम लोगों ने अगर मल्टीप्लाई किया है तो इधर पे भी हम लोग को लेफ्ट मोस्ट साइड पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है कि ए इनवर्स और ए को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आई बन जाता है, आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। अब
आई से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो वापस वही मैट्रिक्स बन जाती है, तो आपको ये बात पता होगी। और ये ठीक है, तो ये आपका आ गया इतना। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, बेसिकली हम लोग को फाइंड करना है एक्स वाई जेड, यानी कि हम लोग को अगर एक्स मिल जाए तो हम लोगों को एक्स वाई जेड आराम से मिल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, है ना। और क्या निकालना पड़ेगा, मतलब बी तो हम लोगों को गिवन है, ए इनवर्स निकाल के इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से हम लोगों का क्या आ जाएगा, एक्स। तो ये बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट है इक्वेशंस को सॉल्व करने का। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या आना चाहिए, इनवर्स निकालना आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, और एडजॉइंट वगैरह निकालना तो आना ही आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं कि कैसे करना है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसमें कंसिस्टेंसी और नॉन कंसिस्टेंसी कैसे आती है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग पता है कि ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब आपका जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो आपका नॉन जीरो आता है, तभी आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो बस यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, है ना। तो ए इनवर्स अगर कि कोई भी इक्वेशन आपकी कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट कब होगी, वो इस बात पे डिपेंड करेगा। पहला केस, अगर आपका जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो नॉन जीरो आ जाए, है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन आपकी कंसिस्टेंट हो जाएगी, प्लस इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। आप इस फ्लो चार्ट को याद रखना, क्योंकि ये कभी कभार पूछ लेते हैं 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा केस क्या होगा, अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आपका डिटरमिनेंट है वो उसकी वैल्यू जीरो आ जाए, तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी करना है। अगर ये भी जीरो आ जाता है तब भी आपका जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। पर इस बार क्या बात अलग होगी कि इसके एक नहीं, दो नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अब तीसरा केस क्या है, तीसरा केस ये है आपका कि अगर ये आपका जीरो हो गया, ठीक है, और आपका ये नॉन जीरो हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी इज नॉन जीरो, तब क्या होगा, तब ये आपका इनकंसिस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। और इस केस में आपको पता है कि क्या होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जो हम लोग ने इस समय थ्योरी पढ़ चुके हैं, उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी एक रैंडम हम लोग इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 6, है ना, और x माइनस वाई, ऐसे कोई भी रैंडम सी हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, ये 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल वाला एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम लोग की क्या अप्रोच होनी चाहिए, हम लोग की अप्रोच ये होनी चाहिए कि सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं, इससे हम लोग को इसकी कंसिस्टेंसी और नॉन कंसिस्टेंसी पता चलेगी या इनकंसिस्टेंसी पता चलेगी। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं ना। तो डिटरमिनेंट आपको पता है, आपको इसके सीधे सीधे क्या लिखने हैं, कोफिशिएंट्स, ठीक है। कोफिशिएंट्स को एज इट इज उतार दीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसका आपको डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो रो वाइज खोलता हूं पहले, तो 1 माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद -1 इंटू -1 -2, है ना, ये आपको दिख रहा होगा, इधर से छुपाया, और उसके बाद -1 इंटू -2, उसके बाद आपका 1 लेते हैं हम लोग, और 1 प्लस 1, और ये इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2, ठीक है, ये हो गया। अब ये तो ज़ीरो हो जाएगा, है ना, और ये आपका हो जाएगा 3, और ये भी हो जाएगा आपका 3, ठीक है, दोनों 3 3 हो गए। अब ये टोटल क्या आ गया, 6, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, है ना।
इसका मतलब क्या हुआ, इसके यूनिक सोल्यूशन होने वाले हैं, है ना। तो अब हम लोग सीधा किस पे जंप करते हैं, एडजॉइंट निकालने पे। क्यों एडजॉइंट निकालना है, क्योंकि हम लोग को इन्वर्स भी निकालना है ना, भूलना मत ये बात। तो सबसे पहले एडजॉइंट निकालते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या निकालना रहता है, C1, है ना, मतलब को फैक्टर निकालने रहते हैं। तो को फैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले को फैक्टर ऑफ 1 1, तो इसी को आप मैट्रिक्स बना लेते हैं ताकि हम लोगों को बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है। तो इसका तो हम लोगों को पता है को फैक्टर क्या होगा, +1। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको एज इट इज लिख लेते हैं और माइनस प्लस का झंझट जो है बाद में करेंगे, उसको मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसका माइनर निकाल लेते हैं, ठीक है। C11 भले लिखे, इसको लिखे रहने देना, C11 और C21, इसको हम लोग बाद में माइनस प्लस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं माइनर। तो 1 -1, ठीक है। C12 क्या होगा, ये छुपाए ये छुपाए, -1 -2, ठीक है। C13 क्या होगा, 1 + 3, ठीक है। आप इधर पे मल्टीप्लाई करते चलिए मेरे साथ, ठीक है। C21 क्या होगा, -1 -1, आई गेस। उसके बाद C22 क्या होगा, C22 -1 -2 हो जाएगा, ठीक है। C23 क्या होगा, C23 होगा 2 3 1 -2, ठीक है। 1 -2 हो गया। अब C31 ये क्या होगा, C31 ये और ये छुपा दिया, 1 + 1, ठीक है। C32 क्या होगा, ये और ये छुपा दिया, तो 1 -1, ठीक है। C33 तो ये क्या हो जाएगा, ये छुपाया ये छुपाया, -1 -1। अब इसको हम लोग अच्छे से कैलकुलेट करके फिर से लिख लेते हैं, ठीक है। C11 लिखा 0, C12 लिखा -3, C13 लिखा 4, C13 एक सेकेंड रुकना, हमने कुछ गलती कर दी है। C13 लेट मी चेक, 1 + 2 होगा यार, 1 + 2 1 + 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 3, है ना, ये 3 हो गया। ये छोटी मोटी गलतियां आपको ध्यान में रखनी है। ये हो गया -2, C22 हो गया आपका -3, C23 हो गया आपका -1, उसके बाद आपका C31 हो गया 2, C32 हो गया आपका 0 और C33 हो गया आपका -2, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, हम लोगों ने अभी नेगेटिव और पॉजिटिव लगाए नहीं है ना। तो अब उसको लगाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये कुछ पोजीशन आप याद रख लीजिए, ये 4 कॉर्नर होते हैं बीच बीच के, बस यहाँ पे आपको इनके साइन चेंज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस कर दिया, और यहाँ पे 0 था, 0 को 0 रख दिया, ठीक है। तो ये आपका आ गया कोफैक्टर। अब आपने गेस किया होगा कि मैंने ये जो C11 C12 और C13 है उसको ऐसे ना लिख के ऐसे में लिखा हुआ है ना, वर्टिकली लिखा है, हॉरिजॉन्टल। तो ये हम लोगों ने वर्टिकली लिखा, ठीक है। अब एडजॉइंट के लिए क्या करना है, आपको एज इट इज उतार देना है, ठीक है। तो मैंने लिख लिया है पहले ही, आप लोग भी लिख लीजिएगा। ये रहा आपका, हम लोगों ने एज इट इज इसको देखिए, जैसा इधर लिखा था वैसा ही हम लोगों ने एज इट इज इसको इधर पे उतार लिया है, ठीक है। इधर पे और इधर पे। फिर इसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को तो एडजॉइंट नहीं चाहिए, हमको इन्वर्स चाहिए, है ना, ए इन्वर्स। तो तब क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम लोग डिटर्मिनेंट तो पहले ही निकाल चुके हैं जो कि 6 आया था, तो उससे डिवाइड हम लोगों ने कर दिया। अब इसके बाद हम लोग आगे फर्दर मूव करते हैं। तो हम लोगों का ए इनवर्स ये आ गया और बी हम लोगों को पता है, ठीक है। अब हम लोगों को एक्स निकालने के लिए क्या करना रहता था, आपको याद होगा ये। तो फिर हम लोगों को यानी कि मल्टीप्लाई इन दोनों को करना है। तो इधर पे हम लोग लिख देते हैं एक्स वाई जेड, और इधर पे हम लोग लिख लेते हैं 1/6 टाइम्स 0 3 3 2 - 3 1
2 0 -2। ओके, अब इसके बाद b से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो ये आपका है 3 क्रॉस 3 का और ये आपका है 3 क्रॉस 1 का। तो हमने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कितने का बन जाता है, 3 क्रॉस 3 इन, और इधर पे हम लोग लिखेंगे 3 क्रॉस 1। इसके बाद इन दोनों को हटा देंगे और आपका बन जाएगा 3 क्रॉस 1 का। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि 3 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स बनने वाला है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं A11 का। तो सबसे पहले A11 का क्या मतलब है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 6 इंटू 0 विच इज़ 0, 2 इंटू 2 है ना, 2 इंटू 2 विच इज़ 4, उसके बाद 2 इंटू 1 विच इज़ 1 विच इज़ 2 सॉरी। ठीक है, इसके बाद 8A21। ठीक है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, उसके बाद -6 है ना, फिर 0। इसके बाद हम लोगों का 3 1 आएगा, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 6 3 जा 18 अगेन, +2 एंड आपका आ जाएगा -2। तो +2 -2 तो गया। अब इसके बाद इसको आपको 1/6 को मत भूलिएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं थोड़ा और। तो ये आपका आ गया 6, 18 - 6 इज 12 और 18। ठीक है, अब 6 से इसको डिवाइड करिए हर एलिमेंट को, तो ये आपका आ गया 1 2 और 3। ठीक है, ये आपका आ गया क्या, x y z। अब आप कंपेयर करेंगे तो इसके बाद आपका क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2 एंड z इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब इसी मेथड का यूज़ करके आप मतलब 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन हो तो उसको निकाल सकते हैं, 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन हो तो उसको भी निकाल सकते हैं। पर उसके लिए आपको 4x4 का आपको डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा और उससे काफ़ी लंबा होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है तो उसकी चिंता है ही नहीं। ठीक है, तो यहीं पे आपका चैप्टर जो है समाप्त होता है। इसके बाद आप एक्सरसाइज 4.5 भी कर पाएंगे, मिसलेनियस भी कर पाएंगे, है ना, 4.6 भी कर पाएंगे। आपका ये चैप्टर पूरी तरह ख़त्म हो गया डिटरमिनेंट का। अब इसके बाद मैं एक नई तरह की वीडियो अपलोड करूँगा जो कि ट्रिक्स और टिप्स पे होगी। मतलब मैंने जितना भी अपनी एक्सपीरियंस से जो भी नई ट्रिक्स सीखी हैं या कुछ मेरे को ऐसा लगा जो आपको पता होना चाहिए तो आपकी इक्वेशन जल्दी सॉल्व हो जाएंगी या क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, तो वो सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड जय हिंद।